Hello everyone, my name is Megha, and in today's session we are going to start a new series, that is Sankalp series for JIB examination November 2025. So आज के सेशन में हम पहला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो टोटल पीपीबी में हम 25 लेक्चर्स के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट जो 25 टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। सिमिलर सीरीज आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम के लिए भी स्टार्ट की गई है। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इन सारे लेक्चर्स को, इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट विद एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि पहला कैसा पेपर आया है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है। तो एक तो आपको ये सीरीज हेल्प करेगी, दूसरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक का, जिसके थ्रू आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले बैंकिंग क्या है। बैंकिंग का जो डेफिनेशन है ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया गया है। कई बार पेपर में सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि बैंकिंग का डेफिनेशन कौन से एक्ट में दिया गया है। सो बैंकिंग का मतलब क्या है, जब एक बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है मनी की फॉर्म में, और उसी मनी को फिर फर्दर यूज करता है लोगों को लोन्स देने में, लेंडिंग करने में, या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और जिस कस्टमर ने वो पैसा डिमांड करना है, जिसने डिपॉजिट किया है, वो डिमांड कर सकता है अपना पैसा, चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकता है, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, या और आज तो बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गूगल पे कर लिया, पेटीएम कर लिया, आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो वर्ड बैंक है, ये सिर्फ बैंक्स ही अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक। बैंक्स के अलावा कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने नाम के साथ बैंकिंग वर्ड यूज नहीं कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और मनी ही एक्सेप्ट करते हैं, और उसी पैसे को यूज करते हैं लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो बैंक और कस्टमर के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बेलर बेली, एजेंट प्रिंसिपल, लेसर लेसी, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड, प्लेजर प्लेजी, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी एंड एडवाइजर क्लाइंट। ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। तो जिस टाइप की सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पे बैंक डेटर है और कस्टमर क्रेडिटर है। मान लीजिए मैं बैंक में पैसे जमा करवाती हूँ, मैंने बैंक में एक एफडी ओपन किया, तो ये पैसा किसका है, मेरा है, मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है। तो मैं कभी भी जाके ये पैसा डिमांड कर सकती हूँ, या मैच्योरिटी पे मैं ये पैसा डिमांड कर सकती हूँ। तो मेरा पैसा है ये, तो मैं क्रेडिटर हूँ और बैंक डेटर है। मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट ओपन किया, कभी भी जाके मैं पैसा डिमांड कर सकती हूँ। तो आई एम द क्रेडिटर एंड बैंक इज द डेटर। लेकिन जब मैं पैसा ये बैंक को दे रही हूँ, डिपॉजिट कर रही हूँ, तो बैंक की मर्जी है कि वो इस पैसे को लेंडिंग के लिए यूज करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहता है, जो भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो उस पर्पज के लिए बैंक उस पैसे को यूज करेगा। उसके बाद कस्टमर इनिशिएट करता है रीपेमेंट। मैंने बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, अब मुझे वो पैसा वापस चाहिए, तो मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा कि बैंक को बोलूंगी मैं कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। मैं चेक के थ्रू विड्रॉ करूं, मैं एटीएम के थ्रू विड्रॉ करूं, मुझे बोलना पड़ेगा, बैंक नहीं आएगा मुझे पैसे पकड़ाने। ओके, एंड बहुत सारे तरीके हैं पैसा डिमांड करने के। सो आप इनिशिएट करोगे एज अ कस्टमर कि आप चेक के थ्रू विड्रॉ कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप इनिशिएट करोगे। ठीक है, और जब मैं बैंक में पैसे जमा कराती हूँ, क्या बैंक मेरे पास कुछ गिरवी रखता है। जैसे मैं जब बैंक से लोन लेने जाऊंगी, ज्यादातर बैंक बोलेगा कि मैम आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, गहने हैं, घर है, कुछ भी गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैं बैंक को पैसा दे रही हूँ, बैंक क्या मेरे पास कोई कोलेटरल रख रहा है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन एक्ट, उसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने बैंक से अपना पैसा डिमांड किया, लेकिन बैंक ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन गिवन बाय देम। अब मैं बैंक के खिलाफ केस करना चाहती हूँ, तो किसी भी केस को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि आपके पास ना इतना टाइम है केस फाइल करने के लिए, 2 साल 3 साल, अलग अलग टाइप के केसेस में अलग अलग लिमिटेशन पीरियड होता है। तो यहाँ पे जब मैं पैसे की डिमांड करती हूँ,
तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। जब मैं बैंक को बोलूंगी कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, जिस दिन मैंने डिमांड किया रीपेमेंट का, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होता है। अगर मेरा बैंक में करंट अकाउंट है तब तो मैं क्रेडिटर हूँ, बैंक डेटर है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ओवरड्राफ्ट या किसी भी टाइप का लोन जब मैं बैंक से लेती हूँ, तो पूरा सिचुएशन रिवर्स हो जाता है। अब बैंक क्रेडिटर हो गया और मैं डेटर हो गई। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो आप बैंक के देनदार हो, अब आपको बैंक को पैसा वापस करना है। बैंक हमसे डिमांड करेगा वो पैसा, हमें विद इंटरेस्ट वापस करना है, तो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। बैंक बिकम्स द क्रेडिटर एंड आई बिकम द डेटर। दूसरा रिलेशनशिप है ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, इंपॉर्टेंट। ट्रस्टी बैंक होगा और बेनिफिशियरी कस्टमर होता है। तो जो ट्रस्टी होता है ना, उसके और बेनिफिशियरी के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि वो बेनिफिशियरी के जो एसेट्स हैं उनको अच्छे से संभाल के रखेगा, लॉयली, जो बेस्ट बेनिफिट हो सकता है बेनिफिशियरी के लिए उस हिसाब से उसके सामान को संभाल के रखेगा। मान लो मैं बैंक गई और मैं बैंक में ना अपना पर्स भूल गई, उसमें मेरी ज्वेलरी भी थी। अब जब तक मैं वो पर्स लेने जाती नहीं हूँ वापस, तब तक वो पर्स बैंक संभाल के रखेगा, ज्वेलरी बैंक संभाल के रखेगा, मेरे बेनिफिट के लिए काम करेगा। तो मेरे और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप है। बैंक ट्रस्टी है, मैं बेनिफिशियरी हूँ। तो ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बेनिफिशियरी की एसेट्स हैं उनका बेस्ट तरीके से उनको उनका रख रखाव रखना करना है। ठीक है, तो अगर मैं बैंक में कोई वैल्यूएबल्स रखवाती हूँ, कोई सिक्योरिटीज रखवाती हूँ, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी सामान रखवा रही हूँ, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको संभाल के रखना है। तो बैंक ट्रस्टी की कैपेसिटी में ये काम तो करता ही है। अब कुछ केसेस हुए हैं जिसमें इस रिलेशनशिप के बारे में और बात की गई है। सुब्रमण्यम पिल्लई एंड अदर्स वर्सेस पलई सेंट्रल बैंक लिमिटेड। तो कस्टमर्स थे, 2 3 कस्टमर्स थे, उन्होंने बैंक के पास 2000 रुपीज ईच एज अ गारंटी मनी दिया पर कार परचेज करने के लिए। लेकिन जो बैंक है उन्होंने वो कार्स या जो व्हीकल्स हैं वो डिलीवर किए नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि इस सिचुएशन में बैंक ट्रस्टी के तौर पे भी काम कर रहा है, बेली के तौर पे भी काम कर रहा है। बेलर बेली का रिलेशनशिप अब करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कस्टमर को उसका व्हीकल नहीं डिलीवर किया तो आपको उसका गारंटी मनी वापस करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल डेट के तौर पे, कि सबसे पहले आप उनका पैसे वापस करो, कि आपको वो पैसा एज अ ट्रस्टी रखना था। ओके, आपको कस्टमर की बेस्ट यूज के लिए रखना था और आप बेली भी थे, तो आपको इसका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। एक और सिनेरियो था कि कस्टमर ने बैंक को पैसा दिया कि आप ये पैसा रखो और इसके थ्रू हमें शेयर्स परचेज करके दो, लेकिन शेयर्स परचेज करने से पहले ही बैंक फेल हो गया, ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हुई नहीं। यहाँ पे भी बैंक को ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि आप ट्रस्टी हो और जो ये पैसा है शेयर्स का जो कस्टमर ने आपको दिया था, आपको ये वापस करना है। आपने वो पैसा कस्टमर के बिहाफ पे रखा हुआ था एज अ ट्रस्टी। जो ट्रस्टी होता है ना, वो अपने बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एडमिनिस्टर करता है बेस्ट पॉसिबल तरीके से, जिससे कि बेनिफिशियरी का मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, सब कुछ हम एंड में एक बार करेंगे, दोबारा से रिवीजन सी कर लेंगे ओवरऑल। फिर आता है बेलर बेली का रिलेशनशिप। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर दिया गया है। बेलमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स डिलीवर करती है। मान लो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, ओके, मेरे घर के इंपॉर्टेंट कागज हैं, मेरे गहने हैं, मैं ना बैंक को दे देती हूँ कि आप इन्हें संभाल के रखो, जब मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगी मैं ये ले जाऊंगी वापस। तो मेरे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। मैं सामान बैंक को डिलीवर कर रही हूँ, मैं बेलर हूँ और बैंक बेली है। जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा, बेली मुझे सामान वापस कर देगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आप जब भी बैंक के पास अपना कोई इंपॉर्टेंट सामान रखवाते हैं, टेम्परेली पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सेक्शन नंबर 71 ये बोलता है कि इफ समवन फाइंड्स लॉस्ट गुड्स, अगर आपको किसी का गुमा हुआ सामान मिलता है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वो सामान राइटफुल ओनर को वापस करेंगे। जब तक वो सामान आपके पास है तो वो एक तरीके से इम्प्लाइड है कि आपके और वो जो गुड्स का ओरिजिनल ओनर है आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ठीक है, और जिसको भी सामान मिला है उसे सामान को संभाल के रखना है, बेली को सामान को संभाल के रखना है, प्रूडेंट पर्सन की तरह, एक समझदार इंसान की तरह। उसके बाद एक और रिलेशनशिप क्रिएट होता है एजेंट और प्रिंसिपल का। काफी बार आपने देखा होगा कि आप बैंक को बोल देते हो कि मेरी तरफ से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके पे कर देना, मेरा बिल टाइम टू टाइम पे कर दिया करो फोन का, ओके, मेरी तरफ से मेरे चेक्स कलेक्ट कर लो। तो ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं ये बैंक एज एन एजेंट करता है।
तो प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ऑल्सो गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो प्रिंसिपल है वो डेलीगेट करता है एजेंट को अथॉरिटी कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट करो। तो इन सब सिचुएशंस में जहां पे बैंक चेक्स कलेक्ट कर रहा है, बिल्स पे कर रहा है, वो मेरे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। तो टर्मिनेशन कैसे होगा इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का? नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट होता है जब कस्टमर की डेथ हो जाए, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए या अनसाउंड माइंड का हो जाए, या फिर जो काम दिया गया था, असाइनमेंट दी गई थी, वही कंप्लीट हो गई, तो भी टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है। यहाँ पे एक और केस हुआ था रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग, एक कोर्ट केस हुआ था जहां पे कोर्ट ने बोला था कि रेमिटेंसेस के केस में नेचर ऑफ रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का बन जाता है इंस्टेड ऑफ एजेंट प्रिंसिपल वंस मनी इज हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसफर। एक बार मनी ट्रांसफर के लिए जब हैंड ओवर कर दिया जाता है, तब एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशनशिप की जगह डेटर क्रेडिटर के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है रेमिटेंसेस के केस के अंदर। ठीक है, तो बाय चांस पेपर में आपको रैंडमली इस कोर्ट केस के बारे में पूछ ले तो आप हल्का सा आइडिया दे दीजिएगा। फिर आता है लेसर लेसी का रिलेशनशिप। देखो, मान लो मैं बैंक गई, मैंने बैंक को बोला मुझे आपके यहाँ पे लॉकर लेना है, तो ये बहुत सारे लॉकर आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। तो ये मान लो ये जो इतना डब्बा है, ये जो मैं रेड में हाईलाइट कर रही हूँ, ये मेरा लॉकर है। तो इतना सा स्पेस मैंने बैंक से लीज पे ले लिया ना, उतना स्पेस अब मैंने लीज पे ले लिया, उसका मैं रेंट पे करूंगी। तो यहाँ पे मेरे बैंक के बीच में लेसर लेसी वाला रिलेशनशिप बन गया। मैं लेसी हूं और बैंक लेसर है। इट इज गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो लेसर जो है जो प्रॉपर्टी लीज करता है, लेसी जो है जो प्रॉपर्टी लीज पे लेता है। अब मान लो जो मेरा लॉकर में सामान पड़ा है, बाढ़ आ गई कोई, जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, बैंक की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा सामान खराब होने पे बैंक लायबल नहीं होगा। मेरी गलती की वजह से मेरा सामान खराब हो रहा है तो भी बैंक लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक की गलती होती है, बैंक फ्रॉड करता है, बैंक की गलती की वजह से आग लग जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है कि उन्होंने बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग कोड फॉलो नहीं किया था, तब फिर बैंक जिम्मेदार है मुझे कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन उस पर भी कैप लगा दिया गया है कि 100 टाइम दी एनुअल रेंट, जितना रेंट है उसका 100 टाइम्स। अगर मेरा एनुअल रेंट 5,000 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 लाख बैंक की मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी मेरे प्रति। ओके, उसके बाद आता है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। अगर आप कभी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट का डुप्लीकेट मांगते हो तो बैंक आपको बोलता है इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दो। ठीक है, तो वहां पे आप इंडेमनीफायर हो और बैंक इंडेमनीफाइड है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ऑल्सो मेंशन अंडर दी, इट इज कवर्ड अंडर दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा, मेरे कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण अगर तुम्हें नुकसान हो जाता है ना तो मैं भरपाई करूंगा। तो बैंक को जब हम इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके दे रहे हैं, हम यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई तुम हमें डुप्लीकेट दे दो, अगर कोई ओरिजिनल से पेमेंट ले गया और मैं डुप्लीकेट से भी ले गया, तुम्हें डबल पेमेंट करना पड़ गया, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। जब भी आपको डुप्लीकेट ऑफ एफडीआर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट लेना है तो आपको बैंक को इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना पड़ता है। आप इंडेमनीफायर हो और बैंक इंडेमनीफाइड है। उसके बाद है एडवाइजर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। अब मैं बैंक गई, मैंने बोला सर मेरे पास ही 20 लाख रुपीस है, आप मुझे बताओ कि मैं एन्युटी डिपॉजिट करूं, एफडी करवाऊं या मैं किस कहीं और इन्वेस्टमेंट करूं। तो बैंक मुझे फॉर्मली या इनफॉर्मली एडवाइस देगा। तो बैंक एडवाइजर है और मैं क्लाइंट हूं। ओके, उसके बाद ओवरऑल अगर हम और भी छोटे छोटे रिलेशनशिप्स देखते हैं, अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक डेटर है, आप क्रेडिटर हो। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, आप क्रेडिटर हो और बैंक डेटर है। अगर आप बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए कुछ सामान देते हो तो आप बेलर हो और बैंक बेली है। अगर आप लॉकर सर्विस लेते हो, बैंक लेसर है, आप लेसी हो। अगर आप बैंक को बोलते हो कि मेरे बिहाफ पे मेरे चेक्स कलेक्ट कर लेना, तो आप प्रिंसिपल हो और बैंक एजेंट है। अगर आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट परचेज करते हो, तब आप क्रेडिटर हो और बैंक डेटर है। मेरा पैसा है ना बैंक के पास, जब मैं डिमांड ड्राफ्ट बनवा रही हूं तो मैं क्रेडिटर हूं और बैंक डेटर है। लेकिन अगर मैं पेई हूं डिमांड ड्राफ्ट की, मान लो कि एक पर्सन है रोहन नाम का, रोहन बैंक के पास गया एसबीआई के पास और उसने एसबीआई से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, तो रोहन हो जाएगा क्रेडिटर और बैंक हो जाएगा डेटर। अब रोहन ने ये डिमांड ड्राफ्ट प्रिया को दे दिया,
प्रिया को दे दिया। अब प्रिया और एसबीआई के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप है, प्रिया बेनिफिशियरी है और बैंक ट्रस्टी है, तो पेई ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप होता है। देन बात करते हैं प्लेज की। तो अगर मान लीजिए कि मैंने बैंक के पास अपने गहने गिरवी रखे और मैंने बैंक को बोला कि मुझे लोन चाहिए, जब मैं लोन चुका दूंगी मुझे मेरे गहने वापस दे देना, तो मेरे गहना का पोजीशन बैंक के पास चला गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्रिएट हो गया। तो मैंने प्लेज किया है, मैं प्लेजर हूँ या पॉनर हूँ, और बैंक के पास गिरवी रखा है वो प्लेजी या फिर पॉनी हो जाता है। हाइपोथिकेशन के अंदर, हाइपोथिकेशन में भी आप चीज तो गिरवी रखते हो लेकिन पोजेशन बोरवर के पास ही रहता है, तो जो गिरवी रख रहा है वो हाइपोथिकेटर और बैंक हाइपोथिकेटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉर्टगेज की बात करते हैं। जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो मॉर्टगेज होता है, तो आप मॉर्टगेजर हो और बैंक मॉर्टगेजी हो जाता है। उसके बाद अगर आप बैंक को कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो या बैंक को बोलते हो मेरे बिहाफ पे शेयर्स खरीद लो, या बैंक को बोलते हो मेरे बिहाफ पे शेयर सेल कर दो, तो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बन रहा है। अगर आप बैंक को कोई पैसा देते हो लेकिन आप उसको डिस्पोज करने का क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि इसका करना क्या है, कौन से अकाउंट में डालना है, तो वहां पे आपके और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बनता है। अगर आप गलती से बैंक में कुछ भूल जाते हो तब भी आपके और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बन जाता है। चलिए अब इस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द बैंक विल एक्ट एज अ ट्रस्टी। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे अगर बैंक कोई सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है तो बैंक तो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो ये तो नहीं है सही आंसर। परचेज ऑफ ड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक बाय द कस्टमर, अगर मैं बैंक से डिमांड ड्राफ्ट परचेज करती हूँ तो मैं तो क्रेडिटर हूं और बैंक तो डेटर है, ये भी नहीं है। अ कस्टमर केम टू द बैंक टू अपडेट हिज पासबुक एंड एक्सीडेंटली लेफ्ट हिज बैग कंटेनिंग ज्वेलरी इन द बैंक, तो वो ज्वेलरी वाला बैंक में भूल गया अपना बैग, तो यहाँ पे ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। जब तक मैं सामान वापस नहीं लेने जाती, अगर मेरा पर्स छूट गया तब तक बैंक ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा और मैं बेनिफिशियरी हूँ। अगर आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो मंथली रेंट पे करने के लिए, वहां पे भी बैंक एजेंट के तौर पे ही काम करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2024 में पूछा गया था आपको, व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद हिज बैंक द कस्टमर बिकम्स अ क्रेडिटर एंड द बैंक बिकम्स द डेटर। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो आप क्रेडिटर हो और बैंक डेटर है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द क्रेडिटर हैज मल्टीपल सिक्योरिटीज फ्रॉम द डेटर, आप क्रेडिटर हो, क्या बैंक आपके पास मल्टीपल सिक्योरिटीज गिरवी रख रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बैंक तो गिरवी रखता है ना। उसके बाद डेटर पेज ऑन ड्यू डेट विदाउट डिमांड इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में तो आपका पैसा अपने आप मिल जाता है, करंट सेविंग्स में आपको डिमांड करना पड़ता है। ठीक है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज आफ्टर द डिपॉजिटर हैज मेड अ डिमांड फॉर रीपेमेंट। ठीक है, तो जब आप रीपेमेंट डिमांड करते हो, इवन अगर एफडी के केस में भी आपने अर्ली अगर रीपेमेंट का डिमांड कर दिया, या किसी भी केस में अगर आप अर्ली मांग रहे हो अपना पैसा, तो तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है किसी भी टाइप का केस फाइल करने के लिए इस रिगार्ड में। द अमाउंट कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जब आप बैंक के पास पैसा रखते हो बैंक उस पैसे को लेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है। तो इनकरेक्ट तो सिर्फ ए ऑप्शन था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है बैंक्स शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी डैमेज और लॉस ऑफ कंटेंट्स ऑफ लॉकर अराइजिंग फ्रॉम डैश। तो ये अक्टूबर 2023 में पूछा गया है कि इनमें से कौन से सिनेरियोज में बैंक लाइबल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर लॉकर में पड़े सामान को खराब कर दिया जाता है, तो अगर डकैती होगी यानी कि बैंक ने सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रखा था, तो बैंक लाइबल होगा। यहाँ पे पूछा है नॉट लाइबल। फ्लड के केस में बैंक लाइबल नहीं होगा क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अर्थक्वेक के केस में ये एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरल कैलेमिटी है, बैंक लायबल नहीं होगा। लिक्विड कैप्ट इन लॉकर बाय द लॉकर होल्डर विच कंटेमिनेटेड द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर। अब मान लो ये मेरा लॉकर है, इसमें मैंने 4 आर्टिकल रखे हैं, ये आर्टिकल ऐसा है जिसमें कोई ऐसा लिक्विड है जो इवेपोरेट हो गया, जिसने बाकी सामान को भी खराब कर दिया, तो मैं लायबल हूं ना, बैंक थोड़े ना लायबल है, इसमें भी बैंक लायबल नहीं होगा। तो 2, 3 एंड 4, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगला है डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एबीसी बैंक रिक्वेस्टेड बाय ए इज गिवन टू बी, बी reaches the bank with the demand draft payable to his account, what is the relationship created between B and the bank?
तो ये आपका क्या है, एबीसी बैंक। अगर पेपर में कंफ्यूजन हो ना, लिख लिख के कर लेना, एबीसी बैंक है। डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्टेड बाय ए, तो ए ने डिमांड ड्राफ्ट बनाने की बात करी, तो ए कौन हो गया, क्रेडिटर, और बैंक कौन हो गया, डेटर। अब बी को उसने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया है ना, तो बी रीचेज द बैंक विद द डिमांड ड्राफ्ट पेबल टू हिज अकाउंट। अब ये बी बैंक के पास जाता है कि मेरा पेमेंट कर दो, यानी कि ये पेई है, और पेई और बैंक के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का। अब ये बोलते हैं बी और बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप है। बी बेनिफिशियरी हो गया, बैंक ट्रस्टी हो गया। ओके, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एबीसी बैंक रिक्वेस्टेड बाय ए इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एचआर कॉलेज। एबीसी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट किया ए ने, जिसकी पेमेंट करनी है एचआर कॉलेज को। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड द एबीसी बैंक, यहाँ पे तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। एचआर कॉलेज और बैंक में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का होता, जिसने बनाया है वो तो क्रेडिटर है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, फिर ये क्वेश्चन आपको जून 24 में पूछा गया था, अक्टूबर 24 में पूछा गया था कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है, बैंक पे, कस्टमर पे, नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर, या फिर अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन। तो अभी हमने इतने सारे टाइप्स किए बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप के, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप बैंक से कौन सी सर्विस ले रहे हो। आप लोन ले रहे हो, आप पैसा जमा करवा रहे हो, आप लॉकर ले रहे हो, उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है ना कि लेसर, लेसी, डेटर, क्रेडिटर, कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सी, नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। ओके, अब ये हमारा एक मेन टॉपिक था। ऐसे हमारे पास 24 और हम टॉपिक्स कवर करेंगे, तो एक एक दिन छोड़ के हम पीपीबी कवर करने वाले हैं। एंड तो 50 डेज में आपके बहुत इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये हमारा पूरा सिलेबस कवर होने वाला है, ये सिर्फ एक पार्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कवर होने वाला है, दैट विल हेल्प यू गेटिंग 25, 30, 40 मार्क्स। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको एक कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोर्सेज में ही जाके आप अगर जैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज नज़र आएंगे। हमारा मास्टर कोर्स एक तो आपको नजर आएगा, मास्टर कोर्स में आपको पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस, नोट्स मिलेंगे आपको जो आप डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर 15 दिन में मेंटर टॉक होता है जिसमें टीचर से आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे ना इतना लंबा प्रिपरेशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ ना आप क्रैश कोर्स बता दो एक, कि थोड़ी थोड़ी क्लासेस में लाइव अटेंड करूं और मेरा कवरेज हो जाए, तो हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से, ओरिएंटेशन है, 4 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट की 15-15 क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, सुबह क्लास, शाम को क्लास। फिर आप उस क्लास को अगर मिस कर देते हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। अब आपको लगता है कि आपको ना पूरे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मास्टर कोर्स चाहिए सिर्फ आईएफएस का, या सिर्फ पीपीबी का, या सिर्फ आरबीडब्ल्यू, या सिर्फ एएफएम का, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी मास्टर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोर्स की ज़रूरत है तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कहीं और कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना कोर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं से कोई सीरीज़, हेल्प, स्ट्रैटेजी वीडियोस, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, जिससे कि आप ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। बाकी इस सेशन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।